तो देखो एक सवाल आया है एचपी का, बड़ा अच्छा सवाल है, जून 2018 में एग्जाम में पूछा गया है। और पहले पढ़वा देते हैं क्वेश्चन, फिर करवा देते हैं। दो भाई हैं रामा और शंकर, तो ये को ओनर का सवाल है। ओनर में कुछ नहीं होता, पहले ये समझ के चलो कि एक ही ओनर है और सवाल पूरा लगा लो। फिर जब इनकम निकल जाए तो दो ओनर है, दो आधी आधी बांट देंगे। तो इनकम निकालने के बाद बंटवारा होगा इनकम का, को ओनर के केस में। तो सवाल में कह रहा है कि राम और शंकर दो ओनर हैं और प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर है, बराबर बराबर। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड हुई थी 2004-05 में। प्रॉपर्टी के अंदर 8 छोटे छोटे यूनिट हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हर को ओनर ने एक यूनिट रेजिडेंस में ऑक्युपाई कर रखा है। मतलब 8 में से 2 ऑक्युपाइड हो गए सेल्फ वाले और 6 हो गए लेट आउट ना। और इन 6 लेट आउट के अंदर एक लेट आउट वाला ऐसा है जो 4 महीने खाली रहा है और 5 ऐसे हैं जो खाली नहीं रहे। जिसमें वैकेंसी रहती है उसका अलग हिसाब किताब बनाते हैं और जिसमें वैकेंसी नहीं रहती उसका हिसाब किताब क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। तो यानी कि टेबल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट होगी। 2 यूनिट तो आपके रहेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, एक यूनिट लेट आउट रहेगा लेकिन इसमें वैकेंसी नहीं है, और 5 यूनिट और रहेंगे लेट आउट जिसमें वैकेंसी थोड़ी सी है। क्योंकि वैकेंसी वाले में वो एबीसी करते हो, 3 चीजें निकालते हो तब निकलता है, और इन दोनों में 2 ही चीजें निकालते हो। तो सवाल तो वहीं शुरू होगा भैया, जीएवी माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस, फिर क्या आ जाएगी आपकी एनएवी, और फिर आप 30% डिडक्शन दे दोगे स्टैंडर्ड वाला, 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन दे दोगे, और फिर एक माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर आंसर आ जाएगा, सारा आंसर जोड़ देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आ जाएगा। कोई समस्या बेटा? कोई समस्या नहीं है। अब आपको पता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नेवी क्या होती है, नील होती है। अब इस सवाल में बता तो नहीं रहा, लेकिन सवाल ही उस समय का है जब ओल्ड रिजीम में चलता था। ये सवाल का जो सोल्यूशन दे रखा होगा स्कैनर वगैरह में वो सब ओल्ड के हिसाब से होगा। तो सवाल मैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। ये होता ना कि न्यू रिजीम में तो इसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, जबकि ओल्ड वाले में मिलता है। तो ओल्ड के हिसाब से करवाया जा रहा है। अब ब्याज यहाँ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ब्याज दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 3.5 लाख रुपए पूरा ब्याज। तो बताओ 2 यूनिट का ब्याज कितना हुआ, एक का कितना हुआ, 5 का कितना हुआ, डिवाइड करके निकाल लो भाई। 3,50,000 रुपया है और यूनिट है आपके 8, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 87,000। तो 2 का बता दोगे, एक का? अच्छा एक का बताओ पहले, तो डिवाइड करने में आराम है। हाँ बेटा, 43,750। तो एक यूनिट का आ गया 43,750, 2 का हो जाएगा 87,500, और 5 कितना होगा ये भी बता दो इसी बात पे। 5 में कितना होगा? 2,18,750। तो इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत अच्छी बात है। एक यूनिट जो लेट आउट रहा है उसका देख लेते हैं हिसाब किताब क्या है। पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है और किराया आता है 14,000 महीना। अब 9 लाख तो पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू, यूनिट तो एक किराया पे उठाया हो ना। तो 9 लाख को 8 से डिवाइड करो तो एक यूनिट की म्युनिसिपल वैल्यू आए। 9 लाख डिवाइड बाई 8 करो तो एक यूनिट की म्युनिसिपल वैल्यू आ गई 1,12,500। और एक्चुअल किराया अगर देखोगे इसका, क्योंकि एक में देखो बेटा वैकेंसी भी है 4 महीने की, तो थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिससे जीएवी आपको निकालने में दिक्कत ना करे, ठीक है, जीएवी निकालने में तकलीफ ना हो, इसलिए इसको करवाया दे रहे हैं। तो हम पहले एक यूनिट जो लेट आउट रहा है उसकी जीएवी निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको 3 बातें लिखनी पड़ती हैं। एक तो आर ई आर यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि 9 लाख डिवाइड बाई 8 करके निकाला आपने, जो कि कितना आया 1,12,500। फिर यहाँ लिखते हो आप एक्चुअल रेंट जो पूरे पर एनम का होता है यानी 12 महीने का होता है। तो 14,000 इंटू 12 करोगे 1,68,000। और तीसरे में एक्चुअल रेंट लिखते हो लेकिन लेट आउट वाले महीनों का, लेट आउट 4 महीने रहा है, 8 महीने रहा तो 8 महीने का निकालोगे। 14 इंटू 8 करो कितना हुआ? 1,12,000। तो कुल मिला के
जीएवी इसकी वैल्यू ए की वैल्यू बी से अधिक आई नहीं है तो सी वाला बनेगा, यानी जीएवी कितना बन जाएगा 1,12,000। तो इसकी जीएवी आ गई 1,12,000। अब बात कर लेते हैं जो 5 यूनिट है उसकी जीएवी की। 5 यूनिट आउट है उनकी जीएवी, इसमें तो दो ही चीजें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि वैकेंसी है नहीं। तो एक निकालोगे आर, पूरे मकान का आर 9 लाख है जिसमें 8 यूनिट हैं, तो 5 का कितना हुआ, यही इसी तरीके से यहाँ निकालना है। 9 लाख 8 का है तो एक का कितना हुआ 5,62,500। और 5 यूनिट का किराया कितना हुआ 14,000 एक का किराया है मंथली, इंटू 12 इंटू 5, 5,08,40,000। तो इसकी जीएवी आ जाएगी 8,40,000। तो यहां लिखेंगे 8,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है म्युनिसिपल वैल्यू के। अब इस 9 लाख का 10% निकालोगे तो 90,000 आएगा, लेकिन 90,000 फिर से पूरे मकान का है। बाइफरकेशन करोगे 1 यूनिट का कितना हुआ 5 का कितना हुआ, 90,000 8 यूनिट का है। म्युनिसिपल टैक्सेस 90,000 है 8 यूनिट का, तो एक का कितना हुआ 11,250। तो एक का यहां लिख देंगे 11,250 और 5 का यहां लिखवा दो बेटा 56,200 माइनस करवाओ, 7,83,750। और इधर वाला 1,00,750, इसका 30% निकलवा दो। 1,00,750 का 30% 30,225। और इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो उठा के यहाँ वैल्यू आ रही 26,775 रुपये। ये 87,500 नेगेटिव आ गया है। इधर का आ गया है 7,83,750 का 30%, यानी 2,35,125 रुपये। माइनस कर देते हैं ये भी, और 2,18,750 ये भी, तो ये माइनस होके आ रहा है 3,29,875 रुपये। इन तीनों का क्लब करो और बताओ कितना आया है। इन सब का जोड़ करके बताओ, वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ बेटा कितनी आई 269 कैसे आ सकती भाई, 3 लाख ये है 2 लाख, अच्छा 2,69,000। थोड़ा कहीं कम ज्यादा आ रहा है, लेट मी चेक क्या है। ठीक है 2 लाख कितना बताया आपने 150, 2,69,150 आ गया है अभी तक की पिक्चर। थोड़ी सी कहानी और है वो भी देख लेते हैं। नॉर्मली तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाती, लेकिन इस सवाल में अनरिलाइज रेंट भी रिकवर हो रहा है। तो कह रहा है कि 1,40,000 का अनरिलाइज रेंट था बहुत पहले का, और 50,000 का एरियर ऑफ रेंट भी है जो इस साल रिसीव्ड हो रहा है। तो इसमें ऐड करते हो आप क्या इनकम अंडर सेक्शन 25A, और जो भी अनरिलाइज रिकवर हुआ है उसका 70% और टैक्सेबल कर देते हो। 1,40,000 ये, 50,000 ये, इसका 70% और निकाल लो, तब आएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना ये 1,33,000 आया है, तो ये बता रहे हैं कि 1,33,000 रुपये आया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 1,33,000 रुपये, और इनको भी जोड़ दो तो कितना आया हमारा टोटल 4,02,150 रुपये। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं आ रही है।
कैलकुलेशन बेटा सारी चेक कर लो, बाकी सब ठीक लग रहा है। वन डबल जीरो 750 प्लस 7। वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोन वाले में देखो किस चीज के लिए लोन लिया था, कुछ बताया है इन्होंने? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा, कुछ बताया तो नहीं, रिन्यूअल प्रीमियम कुछ ऐसा तो बताया नहीं है। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर जो है वो स्कैनर में अप टू मार्क नहीं दे रखा है। स्कैनर में गड़बड़ कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का वो 30,000 रुपये यहाँ काउंट कर रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कोई ये थोड़ी बता रहा है कि रिपेयर के लिए लिए हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर रिपेयर के लिए बताता तो 30-30 लेते, लेकिन ऐसा तो बता नहीं रहा है। ठीक है, तो पूरा ही पूरा अलाउ होगा। तो देखो बेटा, अब तक आ चुका है इनकम फ्रॉम एचपी कितनी है हमारी, 4,02,150 रुपए। तो इसका आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वो सही नहीं है, ना स्कैनर में सही है ना आपका सजेस्टेड में सही, इसलिए कराना पड़ रहा है। और सही तरीके से प्रेजेंटेशन भी नहीं है। अब सवाल में ये नहीं कह रहा था कि इनकी इनकम निकालो, देखो क्या कह रहा है कि आपको दोनों भाइयों की इनकम निकालनी है टोटल वाली। तो इनकम फ्रॉम एचपी आ चुका है। इसमें कितने कोनर हैं? 2 कोनर हैं, तो इसको बांट देंगे। यानी इनकम फ्रॉम एचपी ऑफ ईच को ओनर 4,02,150 आई है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 2,01,075 रुपए। ये हर एक कोनर की इनकम मान ली जाएगी। अब इनकम हमें अलग अलग बतानी थी, राम की और शंकर की। तो इनकम फ्रॉम एचपी आधी आधी बढ़ चुकी हैं, 20-10-75, 20-10-75। और जो इनकी अदर इनकम है वो और लिख दो, अदर इनकम सवाल में बता रखा है। ठीक है, कि राम की अदर इनकम कितनी है, 3,50,000, और इनकी कितनी है, 1,80,000। जोड़ दोगे तो इनकी टोटल इनकम आ जाएगी 5,51,075 रुपए। और इधर आ जाएगी तुम्हारी 3,81,075 रुपीज। तो इस सवाल से एक तो ये है कि सवाल का सोल्यूशन सही नहीं दे रखा है स्कैनर में, तो वो सही हो गया। और दूसरा जो को ओनर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप सीख गए कि कुछ करना नहीं होता है, पहले नॉर्मल सवाल लगा लेना होता है और फिर जितने को ओनर है उनसे डिवाइड कर देंगे तो हर एक कोनर की इनकम निकल के आ जाएगी। समझ गए? चलो बहुत अच्छा है।